वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम यहाँ पर आप सबके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जितने भी परीक्षार्थी हैं उन सभी के लिए यहाँ पर हिंदी के लेकर आए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर आप सबका लक्ष्य पूरा 25 में से 25 है। जी हाँ दोस्तों, 25 में से 25 प्रश्न आप सबके आने वाले हैं और ये आपका है बीपीएम क्वेश्चन बैंक। बीपीएम क्वेश्चन बैंक दुनिया का सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक है, जिससे हम आप सबकी तैयारी करा रहे हैं और आप सबकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आप सभी आज सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं और आपको हर प्रश्न जो है व्याख्या सहित देखने को मिलेगा। तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें और जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस वीडियो को अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। आप सभी आगे क्लास के लिए तैयार रहें। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और पढ़ते हैं आज का क्वेश्चंस। आप देखिए यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न और यहाँ से सभी प्रश्नों को कवर करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 जो है आपका, उसमें दिया है ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। तो आप यहाँ पर बता देंगे श्रवण कौशल से। जी हाँ, ध्वनि जो होती है वो सुनने से ही उसका संबंध होता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका है, इसमें पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो आप सभी दोस्तों बता देंगे 52। जी हाँ, 52। आगे देखिए प्रश्न आपका 3, इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा में कितने स्वर एवं व्यंजन होते हैं। तो आप सब यहाँ पर उत्तर में बताएंगे कि हिंदी भाषा में 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं, यानी 39 व्यंजन होते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा 4, इसमें पूछा गया है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप सब यहाँ पर बता देंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 5, इसमें पूछा गया है ध्वनि क्या है। तो आपको बताना है ध्वनि भाषा की आधारशिला है। जी हाँ, ध्वनि से ही बोलते हैं, जिसके बिना भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को यहाँ से तैयार करते चले। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6, इसमें पूछा गया है ध्वनि के 2 लक्षण लिखिए। जी हाँ, आप सभी बता सकते हैं कि ध्वनि के जो है 2 रूप होते हैं। तो निम्नलिखित रूपों को वर्ण कहते हैं, जैसा कि ध्वनि भाषा के आधार पर शिला है। तो ये दोनों रूप आप सभी यहाँ से नोट कर लें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 70, इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा में भाषीय ध्वनियाँ कितनी हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है 52। आगे देखिए वर्ण किसे कहते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, वर्ण किसे कहते हैं। इसमें आप सभी लिख सकते हैं भाषा में ध्वनियों को व्यवस्थित करने के लिए जिन लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 9, इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा के ध्वनि ग्राम के प्रकार लिखिए। तो आपका हो गया खंड ध्वनि ग्राम और खंडेतर ध्वनि ग्राम। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 देखिए, इसमें पूछा गया है शब्द रूप किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप सबका आ जाएगा शब्द रूप का जो है एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनियों को शब्द कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है 11, इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो आपको बताना है 13 स्वर होते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका 12 हो गया, इसमें पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर 29 हो गए। इसी प्रकार पूर्व में ये पढ़ा भी चुके हैं, आपको यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, इसमें पूछा गया है भाषा की इकाई को क्या कहते हैं। तो आप यहाँ पर बता देंगे कि ध्वनि कहते हैं। प्रश्न आपका हो गया 14, इसमें पूछा गया है स्वर किसे कहते हैं। तो आपको बताना है वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता या आवश्यकता ना हो उन्हें स्वर कहते हैं। तो आप सभी ये बहुत ही नॉर्मल सिंपल से सवाल हैं, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपका हो गया व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप सभी यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से सुनकर अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। तो इसमें पूछा गया है कि शुद्ध उच्चारण से क्या अभिप्राय है। तो आप बता सकते हैं कि एक भाषा बोलने में भी
उच्चारण भेद पाया जाता है। जी हाँ, बोलने में भी उच्चारण भेद पाया जाता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर, आप सबको मैं आम भाषा में बता रही हूँ, जो भेद होता है वो भौगोलिक भिन्नता के कारण होता है। जिस भाषा का क्षेत्र जितना व्यापक होगा उतने ही अधिक उच्चारण भिन्नता होती है उस भाषा की। तो आप सभी इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 17। इसमें पूछा गया है अशुद्ध उच्चारण के प्रमुख 2 कारण बताइए। तो आप सबको बता दें, नंबर 1 आपका हो गया बोली का प्रभाव, और नंबर 2 आपका हो गया शिक्षक द्वारा अशुद्ध उच्चारण। अगर शिक्षक अशुद्ध पढ़ा रहा है तो बच्चे को अशुद्ध ही लर्न होगा। तो आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आप सबका हो गया 18। इसमें पूछा गया है अल्प प्राण से आप क्या समझते हैं। तो आप सबको बता दें कि जिन ध्वनियों के उच्चारण से सांस कम बल लगाना पड़ता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। उच्चारण करते समय सांस को कम बल लगाना पड़ता है। जैसे आपकी ध्वनि होगी, उदाहरण के लिए नोट करिए, का, ग, ड़, च, ट, ड, अड़, त, द आदि। ये सारी ध्वनियाँ जो हैं ये अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण किसको कहते हैं। तो आप प्रश्न नंबर 19 नोट करिए। इसमें आप सबका हो गया जिन ध्वनियों के उच्चारण के में स्वर पर अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, मतलब अल्प प्राण से दुगना बल लगाना पड़ता है, तो इन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे आपका हो गया खा, घ, छ, झ, ठ, ड़, थ, ध, फा, भा आदि। ये सभी आपके जो होते हैं महाप्राण होते हैं। ऐसा मान के चलिए आप सब अल्प प्राण में आधा समय लगता है, महाप्राण में उसका दुगना समय लगता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 20। इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा के स्वरों के वर्गीकरण का आधार बताइए। तो आप सब इसका बता देंगे। नंबर 1 जीवा की अड़ स्थिति और जीवा की खड़ी स्थिति। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 21। इसमें पूछा गया है महाप्राण के 7 अक्षर लिखिए। तो इनमें आपका हो गया ख, ड़, छ, ड़, झ, ढ, ळ, था। ये सब आपके हो गए। आप और भी अक्षर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर महाप्राण के काफ़ी अक्षर दिए हुए हैं जो अभी आपको पढ़ाया है। समथिंग यहाँ पर आपके हो गए 10 अक्षर। आगे देखिए, प्रश्न आपका जो है उसमें पूछा गया है 22। हिंदी किस लिपि का क्या नाम है। हिंदी की लिपि का क्या नाम है। तो आपका हो गया देवनागरी। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 23। इसमें पूछा गया है अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो आपका हो गया शब्द। लिपि किसे कहते हैं। भाषा के प्रतीकों एवं चिन्हों द्वारा लिखित रूप में प्रदर्शित करना लिपि कहलाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 25। इसमें पूछा गया है संयुक्त व्यंजन छ किन किन वर्णों के योग से बना है। तो आप सबको यहाँ पर का और का प्लस सा बराबर हो जाएगा आपका छ। जी हाँ, बराबर आपका छ हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर ये देखिए आपका आ गया 26। इसमें पूछा गया है संयुक्त व्यंजन त्रा किन किन वर्णों से मिला है। तो ता प्लस रा त्रा होता है। और ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, टेट, सी टेट, यूपी टेट, सभी एग्जाम्स में ये सिंपल से क्वेश्चन है, आते ही आते हैं। तो दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को नोट करते चलें और एक एक क्वेश्चन को समझते चलें, क्योंकि ये आप सबके नोट्स आगे भी काम आने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो गया 27। इसमें पूछा गया है भारत की प्राचीनतम लिपियाँ कौन सी हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है वाही और खगोष्ठी को भारत की प्राचीनतम लिपियाँ कहते हैं। लिपि होता है लिखने का तरीका। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 28। इसमें पूछा गया है संयुक्त व्यंजन ज्ञ किन वर्णों के से बना है। तो आपको पता होना चाहिए ज प्लस अ ज्ञ। जी हाँ। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 29। इसमें पूछा गया है खगोष्ठी लिपि में किसे लेखशिला है। तो किसके लेखशिला है। तो आप इसको बता देंगे। उत्तर में अशोक के सहवाजी और मनसेरा नामक स्थान के लेखशिला खगोष्ठी लिपि में हैं। आप सभी इसको नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 30। इसमें पूछा गया है देवनागरी लिपि में प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आपको बता दें यह लिपि स्पष्ट तथा सुंदर है और हमारे देश का मूल्य साहित्य और संस्कृति इसी लिपि में सुरक्षित है। तो ये दोनों आप सबकी हो गई विशेषताएं। आगे देखिए, आपका प्रश्न नंबर हो गया 31। इसमें पूछा गया है उच्चारण स्थान
के अनुसार देवनागरी लिपि के व्यंजनों के वर्ण बताइए। तो आपके हो गए देवनागरी लिपि में व्यंजनों के उच्चारण स्थान के 5 वर्ण होते हैं। जैसा आपको पता है, नहीं तो आप सभी नोट करिए। कंठव्य, तालव्य, मुग्ध, दंत और ओष्ठ। जी हाँ, कंठ कहते हैं गले को, तालव्य कहते हैं तालु को, मुग्ध कहते हैं मुंह के अंदर वाली जो आप बोलते हो तो वो मुंह के अंदर ही रहता है, और दंत मतलब जिससे जीवा आपके दांत को छुए, और ओष्ठ, ओठ मतलब होस्ट को, जैसे पाफा बा ये बोलते समय ओठ को छूता है। तो आप सबको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आगे देखिए, देवनागरी लिपि की कोई 2 न्यूनताएं बताइए। तो आप सबको बता दें, इस लिपि में अक्षरों की जो बनावट थोड़ी जटिल होती है। जटिल का मतलब कठिन। और आगे देखिए, आप सबका सेकंड नंबर पे हो गया, इस लिपि में सुरक्षित अक्षरों को सीखना और लिखना कठिन होता है। तो कठिन का मतलब जैसे अभी बताया था मैंने, जटिल कठिन एक ही बात है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 33, इसमें आपका हो गया देवनागरी लिपि किसे कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। जी हाँ, आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 34, इसको देखिए, विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो आप सब यहाँ से लिख सकते हैं कि जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं, जैसा दिन का रात और रात का दिन, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं ना, तो ये आप सबका क्या हो गया, विलोम। तो इसी को विलोम कहते हैं, आप सभी देख सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 35, इसमें आप देख सकते हैं वर्ण उच्चारण के तत्व बताइए। तो आपका हो गया वर्ण उच्चारण के 2 प्रमुख तत्व, स्वर और व्यंजन। जी हाँ, 2 प्रमुख तत्व होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 36, इसमें पूछा गया है, आप सभी देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा गया है मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो आपको बताना है मूल स्वर प्रमुख रूप से 4 होते हैं, आ, ई, उ और री। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 37, इसमें पूछा गया है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो आपको बताना है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 38, इसमें पूछा गया है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। आगे देखिए, प्रश्न नंबर आपका हो गया 39, इसमें पूछा गया है भारत की लिपि क्या है। तो आपको बताना है देवनागरी। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 40, इसमें पूछा गया है ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किसने किया। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार आर्यों ने किया था। जी हाँ, आर्यों ने इसका आविष्कार किया। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 41, इसमें पूछा गया है 41, प्रश्न नंबर देखिए, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो आपको बताना है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 42, इसमें पूछा गया है संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है 2 भिन्न स्वरों से मिलकर जो स्वर नया बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस ई बराबर आपका हो गया ए, और बड़ा आ प्लस ए मिलकर हुआ बड़ी ए। तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है 43, इसमें पूछा गया है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो आपको बताना है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 44, इसमें पूछा गया है अश्व का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि बाजी, घोड़ा, तुंग ये सब होते हैं। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन हो गया 45, इसमें पूछा गया है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आपका हो गया भगवान। इसी प्रकार प्रश्न आपका है 46, इसमें पूछा गया है जनार्दन किसका पर्यायवाची है। तो आप बता देंगे कृष्ण का। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 47, इसमें पूछा गया है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपका हो जाएगा सुरपति और देवेंद्र। आगे देखिए,
प्रश्न आपका है 48, इसमें पूछा गया है आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपका हो जाएगा लोचन और नेत्र, नयन, ये सब हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 49, इसमें पूछा गया है अनाज किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आपका हो जाएगा अन्न। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 50, इसमें पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो आप बता देंगे हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण हैं। आगे देखिए 51 प्रश्न नंबर, इसमें पूछा गया है घर का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको बताना है गृह और सदन। इसी प्रकार आपको देखना है 52, इसमें है तूफान किसका पर्यायवाची है। तो इसमें आपको बताना है आंधी का। आगे देखिए जिसका अंत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका आपका हो गया अनंत। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 53, इसमें पूछा गया है जिसका आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 54, इसमें पूछा गया है जिसका पार ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अपार हो गया। आगे देखिए प्रश्न आपका है 55, इसमें पूछा गया है जो कभी न मरे उसका वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अमर। और इसी प्रकार से आप देखिए आपका प्रश्न हो गया 56, इसमें पूछा गया है जो पढ़ा लिखा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको हो जाएगा अनपढ़। इसी प्रकार आप देखिए 57, इसमें पूछा गया है सुर का पर्याय विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो आपका हो जाएगा असुर। इसी प्रकार से आप देखिए 58, इसका पूछा गया है विजय का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो पराजय हो जाएगा। इसी प्रकार से 59, इसमें पूछा गया है सदाचार का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो दुराचार हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न देखिए 60, इसमें पूछा गया है तीव्र का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो आपका हो जाएगा मंद। इसी प्रकार से देखिए 61, इसमें पूछा गया है स ह किस प्रकार के व्यंजन है। तो आप सबको पता है कि ये ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इनको बोलते समय सा अंदर से हमारे कंठ से बाहर जो है मुख से बाहर गर्म हवा निकलती है, तो इसीलिए इसने ऊष्म बोला जाता है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 62, इसमें आपका पूछा गया है हंसना शब्द का विपरीत अर्थक शब्द बताइए। तो रोना हो गया। और आस्तिक शब्द का विपरीत अर्थक शब्द पूछा गया है। तो आपका हो गया नास्तिक। आगे देखिए प्रश्न आपका है 64, इसमें पूछा गया है सूरज का आज्ञा के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूरज तथा आज्ञा के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सूरज का भास्कर और आज्ञा का आदेश। जी हाँ, आप लोग नोट करिए। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 65, इसमें पूछा गया है अस्त का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो आपका हो जाएगा उदय। इसी प्रकार से 66 प्रश्न नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है ताप का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो आपका हो जाएगा शीत। इसी प्रकार से 67, इसमें पूछा गया है तुकांत शब्दों एक कविता लिखिए। तो आपको यहाँ पर तुकांत शब्द के लिए एक कविता लिखनी है। तो कविता दोस्तों आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर हुए छाए और झुके फूल सो जल परहिन हित मनु सुनाए। रेखांकित शब्द जो है जो वो तुकांत शब्द होते हैं, जैसा कि आपका हो गया छाए और आपका हो गया सुहाए, ये दोनों ही तुकांत शब्द होते हैं। तो आप सभी इनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी प्रकार से आपका प्रश्न हो गया 68, इसमें पूछा गया है होनी का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो ये हो गया आपका अनहोनी। इसी प्रकार से आपका हो गया 69, इसमें पूछा गया है अनवरत का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो आपका हो गया उन्नत। इसी प्रकार से आपका हो गया प्रश्न नंबर 70, इसमें पूछा गया है अंधकार का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो आपका हो गया प्रकाश। इसी प्रकार से आप देखिए 71 प्रश्न नंबर, इसमें पूछा गया है दक्षिण का विपरीतार्थक शब्द क्या हुआ। तो आपका हो गया दक्षिण का उत्तर।
इसी प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझ लेना है, सुनकर। इसी प्रकार से आप यहाँ से देखिए 72, इसमें पूछा गया है आयात का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो आपको बता दें निर्यात। इसी प्रकार से आप देखिए 73, इसमें पूछा गया है कतिपय का समानार्थक शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा कुछ। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 74, इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, तो आप बता देंगे यहाँ पर 10 राज्यों की। इसी प्रकार से आप देखिए 75 क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किस भाषा की रचना में हुआ है, तो आपका हो जाएगा फारसी भाषा में। आगे देखिए प्रश्न आपका है 76, इसमें पूछा गया है संघोष किसे कहते हैं, तो आपको बताना है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा व्यंजन संघोष कहलाता है। जी हाँ, प्रत्येक वर्ग का तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन और पांचवा व्यंजन, ये संघोष व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए अघोष व्यंजन किसे कहते हैं 77 पे, तो आपको बता दें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो अघोष व्यंजन कहलाता है, पहला और दूसरा। आपको ये अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 78, इसमें पूछा गया है अभिनय और मुक्त का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए, तो आपका हो गया उत्तर नोट करिए अभि एवं बंधन, अभिज्ञ एवं बंधक। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 79, इसमें पूछा गया है हिंदी भाषा की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण इकाई क्या है, तो आपको क्या होती है, तो आपको बताना है हिंदी भाषा की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण इकाई वाक्यांश होती है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 18, इसमें पूछा गया है वाक्य क्या है, तो आपको बताना है कि मनुष्य के विचारों को पूर्णतः मौखिक एवं लिखित रूप से प्रकट करने वाली जो समूह वाक्य होते हैं उन्हीं हम वाक्य कहते हैं। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा पूरा क्लास, तो आप सबको बता दें। क्वेश्चन नंबर देखिए 81, इसमें पूछा गया है वाक्य की प्रमुख विशेषता बताइए, तो आपको बताना है वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। आगे देखिए वाक्य के विषय में प्रश्न नंबर आपका हो गया 82, इसमें पूछा गया है वाक्य के अनिवार्य तत्व बताइए, तो आपका हो गया योग्यता, आकांक्षा और सार्थकता, निकटता, पदक्रम और अन्वय, ये सब वाक्य के जो है तत्व होते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 83, इसमें पूछा गया है वाक्य के भिन्न प्रकार बताइए, तो आपको बता दें कि वाक्य निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 84, इसमें पूछा गया है वाक्य की कोई एक परिभाषा लिखिए, तो आपका हो गया वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है जो मानव भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 85, इसमें पूछा गया है अपूर्ण विराम कब प्रस्तुत किया जाता है, तो आपको बता दें कि शीघ्र, नोट करिए, किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने के लिए, जैसे कामायनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपूर्ण विराम का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, एक अध्ययन है, तो आप सभी इसमें देख सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 86, इसमें पूछा गया है पूर्ण विराम का अर्थ क्या है, तो आपको बताना है कि पूर्ण विराम का अर्थ होता है भली भांति ठहर जाना मतलब रुक जाना। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 87, इसमें पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, तो आपका हो गया प्रत्येक रूप से पूछे गए प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे तुम कब आए, ये आपका हो गया, तो आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 88, इसमें पूछा गया है उदाहरण चिन्ह, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, का प्रयोग क्या होता है, तो आपको बताना है कि किसी शब्द को विशिष्टता अथवा विलक्षणता सूचित करने के लिए होता है, जैसे कि खाना का अर्थ घर होता है, इसी प्रकार से जैसे डाक खाना
डाक खाना, मुर्गी खाना, इसी प्रकार से आप सभी देख सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 89, इसमें आपका हो गया अल्प विराम क्या है। तो आपको बताना है कि अल्प विराम समय का विराम देने के लिए जैसे कि कोमा के रूप में लगाया जाता है, जैसे जागो, फिर कॉमा, मत, सोने दो। इसी प्रकार से जागो, जगाओ, मत, मत के बीच में अल्प विराम और उसके बाद में सोने दो, ये आपका हो गया। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 90, इसमें पूछा गया है हिंदी में, जी हाँ, हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो आपको बताना है 2 वचन होते हैं। प्रश्न हो गया आपका 91, इसमें पूछा गया है हिंदी में वचनों के नाम लिखिए। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर आपका हो गया 92, इसमें पूछा गया है लेखन किसे कहते हैं। तो आपका हो गया, आप इसको उत्तर में देख सकते हैं, भावों एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 93, इसमें पूछा गया है लेखन तथा वाचन में किसका महत्व होता है। तो लेखन में वर्तनी तथा वाचन में ध्वनि का महत्व होता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 94, इसमें पूछा गया है वाचन शिक्षण की प्रमुख विधियां लिखिए। तो आपका हो गया नंबर 1 पे आप सभी देख सकते हैं अनुकरण विधि और संप्रेरण विधि, ये दोनों विधि होती हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 95, इसमें आप सभी देख सकते हैं लेखन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि लेखन से सुडौल तथा सुंदर लेखन का विकास होता है और लेखन विधि व प्रविधि से अवगत कराना तथा उसका अभ्यास कराना। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 96, इसमें आप देख सकते हैं लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां बताइए। तो आपका यहाँ पर हो गया मॉन्टेसरी विधि और आपकी हो गई जेकार्टट विधि और आपकी हो गई पेस्टोलॉजिक विधि। जी हाँ, तीनों विधियां आपकी हैं। तो आप सभी यहाँ से और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। आप सबका आज पूरा क्लास यहाँ अति लघु उत्तरीय का यहाँ पर आप सबका पूरा एक ही क्लास में फिनिश करने वाले हैं। सभी प्रश्नों को आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका हो गया 97, इसमें पूछा गया है वचन किसे कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक से या अनेक होने का ज्ञान होता है, एक या बहुत से होने का पता लगता है, तो उसे वचन कहते हैं। आगे देखिए वचन एक वचन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वचन किसे कहते हैं, फिर आपका आ गया एक वचन किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का या एक व्यक्ति का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे वह एक लड़का है, वह एक औरत है, जैसे मोर एक है, बाघ इत्यादि ये शब्द है। आप और भी शब्द लगा सकते हैं, हर एक शब्द एक वचन में आता है। जैसे एक लड़की है, एक बैग है, एक पुस्तक है, एक कलम है। इसी प्रकार से बहुवचन पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुवचन किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं का पता लगता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे आपका हो गया घोड़ा, बालक आदि। जैसे आपका इसमें एक वचन में घोड़ा आ रहा है तो आपका बहुवचन में हो जाएगा घोड़े। एक वचन में बालक आ रहा है तो बहुवचन में हो जाएगा बालकों। इसी प्रकार से आप बहुवचन का प्रयोग बहुत सी चीज़ों को कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 100, इसमें पूछा गया है वाचन दोषों को दूर करने की विधियों को बताइए। तो आपका हो गया आवृत्ति, पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन, स्पष्टता और आपका हो गया निवारण, और फिर आप सबके एक कॉमे भी लगते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 101, इसमें पूछा गया है भाषाई कौशल बताइए। तो आपका हो गया शुभोपलिक अर्थ, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना। ये भाषा के चारों कौशल होते हैं। आप सब यहाँ से नोट कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया
102 इसमें पूछा गया है पठन क्या है, तो आपको बताना है पठन का अर्थ जोर से पढ़ना या मौन रूप से पढ़ना है, जिसे मुग्ध सामग्री का अर्थ भाव समझ में आना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न आपका है 103 इसमें पूछा गया है चंद्रबिंदी के विषय में यह किसका प्रतीक है, तो यह चांद का बिंदु होता है, इसको चंद्रबिंदी भी कहते हैं, आप सब देख सकते हैं, और इसको चंद्रबिंदी का प्रतीक कहा जाता है। आगे देखिए आप सबका प्रश्न हो गया 104 इसमें बिंदी अंग की बिंदी यह किसका प्रतीक है, तो आपको बता दें ये अनुस्वार का प्रतीक है। जी हाँ, अनुस्वार का प्रतीक है, आप सभी नोट कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 105 इसमें पूछा गया है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जब दो अलग अलग व्यंजन ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तब वे संयुक्त एक साथ होती हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 106 क्वेश्चन जो है आपका साहित्य किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। जो संचित मतलब इकट्ठा करना, जिसमें ज्ञान इकट्ठा होता है उसको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने के बाद साहित्य बोलते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 107 इसमें पूछा गया है भाषा की दो विशेषताएं बताइए, तो आपकी हो गई भाषा ध्वनि नियम है और भाषा परिवर्तनशील है। भाषा जो है परिवर्तित भी हो जाती है, जैसे हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, उर्दू भाषा, पंजाबी भाषा आदि बहुत सी भाषाएं हैं, आप सब लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 108 इसमें आपका हो गया स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या अर्थ आशय है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित तथा मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से है। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र रूप से बोला भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। आपको बहुत ही साधारण भाषा में बहुत ही अच्छे से ये क्लास में पूरा समझा रही हूँ, आई होप आपको अच्छे से समझ में आता होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 109 इसमें पूछा गया है भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आपको लिखना है भाषा के 3 रूप होते हैं। सबसे पहला हो गया बोलियां, और उसके बाद हो गया परिनिष्ठ भाषा, और उसके बाद राष्ट्रभाषा, जी हाँ हमारे देश की भाषा। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर हो गया 110 इसमें पूछा गया है सुर किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि चढ़ाव के साथ भावना अनुसार बोलने को स्वर अथवा लय कहते हैं, सुर अथवा लय कहते हैं। जैसे कि हम किसी कविता को गाकर स्वर के द्वारा सुनाते हैं, या फिर उतार चढ़ाव को भी स्वर कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 11 जो पूछा गया है जो बिना वेतन काम करे उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अवैतनिक। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 112 इसमें पूछा गया है साकेत किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपका आता ही आता है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि साकेत जो आपकी रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और आप इसको हर जगह अच्छे से नोट कर सकते हैं, हर जगह ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो साथियों आप सब इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसा लगा। तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और अच्छे से एक कॉपी एक पेन लेकर इस नोट्स को तैयार करें। आपका ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ कवर कराया गया नोट्स है, और इसमें सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इसी में से फंसने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो आप सभी जो यहाँ पर नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट आपकी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।